Hello students, today's our topic of discussion is alkenes. Generally alkenes क्या होती हैं? Alkenes are those which contain double bond. Alkene वही तो होती है जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, जिनमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. Now what we will learn in this video? We will learn about introduction of alkenes, their method of preparation and the structure of alkenes. स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. नाउ व्हाट आर एल्कीन्स? एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं मोर देन वन. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n. एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n है एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स. एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयली प्रोडक्ट्स. एग्जाम्पल एथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स आते हैं. यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं और तीनों का स्ट्रक्चर है एथीन, ब्यूटीन एंड प्रोपीन का. इन स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफरेंट है क्योंकि मैंने इनमें कार्बन और हाइड्रोजन को अटैच नहीं किया है. अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. हमें इसमें कार्बन्स ऐड करने हैं और हाइड्रोजन लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन और उसका पूरा नॉमेनक्लेचर कर देना है, लिख देना है, आईयूपैक नेम लिख देना है. ओके, सो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ एक एग्जाम्पल को. फर्स्ट वन इज एथीन. इट कंटेन्स वन डबल बॉन्ड. अगर नेम नहीं है तो हमें स्ट्रक्चर से पता करना है कि ये कौन से स्ट्रक्चर है. एथीन इट कंटेन्स वन डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड है तो दो कार्बन से अटैच्ड होगा. कॉर्नर पर एंड पर दो कार्बन होंगे. वन कार्बन इज एयर एंड वन कार्बन इज एयर. दो कार्बन होंगे, दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे. वैलेंसी पूरी कैसे करेंगे? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जिसमें ऑलरेडी यहाँ दो वैलेंसी डबल बॉन्ड ने कवर कर रखी है, बाकी बची दो. द फॉर्मूला ऑफ एथीन विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2. सेम एज इन द ब्यूटीन. ब्यूटीन में यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले वाले कार्बन की दो वैलेंसी डबल बॉन्ड ने पूरी की हुई है तो CH2 CH CH2 CH3. In propene there are 3 carbons, 1 2 and 3. What will be the formula? CH3 CH CH2. ओके, इस तरीके से जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है. और इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज फ्रॉम एल्काइंस. एल्काइंस क्या होते हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, दीज आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं क्योंकि इनमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं लाइक एल्कीन्स. सो फर्स्ट मेथड इज when alkynes undergo partial reduction with dihydrogen in the presence of palladium charcoal, it gives alkenes. जब हम alkynes को डाईहाइड्रोजन से उनका रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है? एल्कीन्स मिलती हैं. द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑफ प्रोपाइन. जब प्रोपाइन को
पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोपीन मिलती है. बोथ रिएक्शंस आर सेम, द मैकेनिज्म इज सेम, सिर्फ कंपाउंड्स डिफरेंट हैं. जो हमने सबस्ट्रेट लिया है वो डिफरेंट है. ओके एक बार इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो हम इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि हम जो ये डाईहाइड्रोजन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग हाइड्रोजन करके जिनके बीच में एक डबल बॉन्ड है. तो जब इस पर पैलेडियम चारकोल जो हम कैटालिस्ट ले रहे हैं इसका रिएक्शन होगा तो इसमें से जो ये पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. पाई बॉन्ड ऑफ एल्काइन विल ब्रेक. ओके दिस वन. ओके ये टूटेगा तो दोनों कार्बन के पास अलग अलग चार्जेस आ जाएंगे. क्या होगा, ये जो दोनों कार्बन है इनके पास अलग अलग चार्जेस आ जाएंगे. ये इंटरमीडिएट फॉर्म में चला जाएगा. तब क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन्हें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी. अपने आप को स्टेबल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर कोई हम दूसरा रिएजेंट ले रहे हैं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे कि इसमें जो ये हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है ये दोनों कार्बन पर आकर अटैच हो जाएंगे. ये वाला हाइड्रोजन इधर और ये वाला हाइड्रोजन इधर. ओके तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा. ओके वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना सके. सिर्फ एल्काइन से एल्कीन बनाने में हमें एक बॉन्ड तोड़ना है ट्रिपल बॉन्ड में से और उसमें दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड करना है. ठीक है बहुत सिंपल मेथड है. सो ये बिल्कुल इजीली लर्न हो जाना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. इसमें क्या होता है, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर heated with alcoholic potash it gives alkenes and one molecule of halogen acid. जब हम alkyl halides को alcoholic potash के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, alkenes मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल हेलोजन एसिड्स का भी मिलता है. इसको हम एक मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं. तो हमें क्या करना है, हम क्लोरोइथीन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने नीचे रेड कलर से दिखाया है. हम स्प्लिट करके स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं. मतलब CH3 से एक हाइड्रोजन हम ऐसे हैंगिंग पोजीशन में लगा देते हैं और दूसरा हम क्लोराइड को इस तरीके से लगाते हैं. तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो इसमें हमें क्या करना है कि जब हम इसकी अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे इस तरीके से लर्न करना है कि अल्कोहलिक KOH जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका काम है क्लोरोइथेन से या अल्काइल हैलाइड से एक हैलोजन एसिड को निकालना, हाइड्रोजन को और हैलोजन को रिमूव करना. तो जब ये अल्कोहलिक KOH रिएक्ट करेगा और हम इसको हीट कराएंगे तो हमारा एक मॉलिक्यूल जो है HCl का वो एलिमिनेट हो जाएगा. HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा. कहाँ पर है ये HCl का मॉलिक्यूल, ये वाला. और हमें क्या मिलेगा, जब ये H और Cl एलिमिनेट हो जाएंगे तो हमारे पास 2 वैकेंसीज खाली हो जाएंगी. कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसके पास 4 जगह थी, 4 में से 2 खाली हो गई तो 3 बच गई. अब वो तीनों ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी शेयरिंग से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग थी, जिसकी शेयरिंग से क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग थी, अब वो बॉन्डिंग तो टूट गई तो इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन के पास आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करके ये डबल बॉन्ड बना लेंगे. बहुत इजी प्रोसेस है. हम इस रिएक्शन को, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को एक दूसरे रिएक्शन से भी समझ सकते हैं. दिस इज फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन. 2-ब्रोमोब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. वैसे इसका जनरल फॉर्मूला होगा CH3 CHBr CH2 CH3. अब अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो हमारे 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे. ओके 1 and 2. तो
अब हमें ये जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस वाले रिएक्शन से हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का भी एक पॉइंट अच्छे से कवर कर सकते हैं, सिट्ज़ेफ रूल को कवर कर सकते हैं, सिट्ज़ेफ रूल क्या होता है वो पता लगा सकते हैं। तो लेट्स सी, अब क्या करना है कि अगर एल्कोहलिक KOH 2-ब्रोमोब्यूटेन के साथ रिएक्शन करता है तो ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। कैसे? अगर ये वाला HBr निकल जाए या फिर ये वाला HBr निकल जाए। ओके, अगर पहले वाला HBr निकलता है कार्बन से तो इन दोनों कार्बन्स के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये वाला बनता है तो हमें इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। गेटिंग? तो अब हमें पता करना है कि हम इनमें से कौन सा कंपाउंड या जो प्रोडक्ट बना है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसको हम समझ लेते हैं सिट्ज़ेफ रूल से। सिट्ज़ेफ रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप के पास के जो कार्बन्स या हाइड्रोजन अटैच होते हैं या फिर जो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन या अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा कार्बन या अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालने का तरीका क्या है? सपोज दिस इज द फंक्शनल ग्रुप और इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? दिस इज द वन एंड दिस इज द वन। ओके, दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले कंपाउंड में जो पहला वाला प्रोडक्ट बना है उसके पास 2 अल्फा कार्बन है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है। देन सिट्ज़ेफ रूल क्या कहता है? सिट्ज़ेफ रूल बताता है कि वो वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में अगर हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करें तो कितने होंगे? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप और इसके पास अल्फा, इसके पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? ओनली 1। ओके, एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक्चुअली में ये मिथाइल है, लेकिन जो पहला वाला इससे अटैच्ड है, पहला वाला कार्बन अटैच्ड है, सिर्फ उसी के ही हम हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू सिट्ज़ेफ रूल कौन सी एल्केन स्टेबल हुई? फर्स्ट वाली। कौन सा प्रोडक्ट मेजर हुआ? फर्स्ट वाला। गेटिंग मी? इस थियोरी से, इस रिएक्शन से हम सिट्ज़ेफ रूल भी समझ लेते हैं और इस थियोरी से हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स भी काफ़ी हद तक समझ लेते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इजी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देन द हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स के हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए पहले हमें एल्कीन्स के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ले लेते हैं द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एथीन। एथीन में एथीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। Okay, the simplest alkene ethene has a planar structure where the 2 carbon atom and 4 hydrogen atoms. एथीन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 2 और कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? 4. Here you can see in the structure as well. This one is the structure and this one is the electronic arrangement. किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है और बॉन्ड्स बने हैं। इस कार्बन की के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है 2 और 2 इसने अपने बराबर वाली कार्बन के साथ शेयर किए हुए हैं, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बना हुआ है। Next, these 4 hydrogen atoms are attached to the carbon which lies in the same plane. Carbon-carbon double bond is consist of 1 sigma and 1 pi bond. कार्बन बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जबकि पाई बॉन्ड वीक होता है।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। In ethylene, the 2s orbital and the 2p orbitals of the excited carbon atom are hybridized to give these equivalent hybrid orbitals. एथाइलिन और एथीन कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s1, 2 इन 2s2 एंड 2 इन 2p। 2p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz, जिसमें से उसके दो ही x और y दो ही फिल हो पाते हैं, वो भी हाफ फिल्ड होते हैं, उनमें कोई पेयर नहीं होता है। इसीलिए जब उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन द एक्साइटेड स्टेट, उसमें क्या होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप करके z वाले 2p z ऑर्बिटल में चला जाता है। इस 2s से जंप करके z ऑर्बिटल में चला जाता है। पहले ये z ऑर्बिटल खाली था, लेकिन आफ्टर एक्साइटमेंट एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकला और वो z ऑर्बिटल में पहुंच गया, उसने अपने आप को दूसरे कंपाउंड के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हमें 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, एक s से और 2 p से हमें 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, जिन्हें हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया। ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इनका एनर्जी लेवल भी पहले वाले ऑर्बिटल से डिफरेंट है। These orbitals are formed by the hybridization of 1s and 2p orbitals. ये 3 नए ऑर्बिटल्स हमें किससे मिले हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल से मिले हैं। कौन कौन से s और p ऑर्बिटल, this one and these two. Okay, the angle between the हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इज ऑफ 120 डिग्री। जो कार्बन मतलब कार्बन के दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से एल्कीन्स का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है। ओके, एल्कीन्स का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जबकि एल्कीन्स का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि एल्कीन्स में किस तरीके का, एथीन में किस तरीके का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। पहले उसमें नॉर्मल स्टेट में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल्ड है, 1s1 में, 2s2 में और 2p2 में। 2p के 2 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है, लेकिन एक्साइटमेंट स्टेट में, जो बाद में एक्साइटेशन के बाद जो स्टेट आती है, उसमें क्या है कि जो 2s का 2 ऑर्बिटल थे, एक पेयर था, 2s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद जंप करके z में चला जाता है। ओके, और इस तरीके से 3 नए ऑर्बिटल बनते हैं। 2pz ऑर्बिटल जो है ये एक 4th ऑर्बिटल जो बना है इसमें, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में कोई काम नहीं करता है। Next is this. This one. This type of hybridization is called trigonal hybridization. Okay, 120 degree का angle है, bond angle है, then the structure will be of 3 corners. The sp2 hybridized carbon atom has 4 pure 2pz orbital, which is not involved in the hybridization as I told you, and lies in the at the right angle to the plane of hybridized orbital with its 2 lobes disposed above and below of the plane. Now we can understand the overlapping from the given structure, given picture. Here we have one s orbital. This is the most interesting
example I have seen ever. One s orbital, टू p orbitals, और इन्होंने मिलकर बनाए 3 sp2 orbitals. जब कोई भी p orbital एक s orbital के साथ ओवरलैप करता है तो उसका एक लोब जो होता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बल्की हो जाता है, तो हम कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें मिलती है. ओके और ये जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, जो जिसमें हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया है. हमें बोन एंगल शो किया गया है कि इनके जो कार्बन है उनके बीच जो हाइड्रोजन है उनके बीच में कितना एंगल होता है, दैट इज ऑफ 120 डिग्री. नाउ दिस इज द डायग्राम जिसकी हेल्प से हम ओवरलैपिंग्स को समझ सकते हैं, p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को समझ सकते हैं, हमें कैसे सिग्मा बोन बन रहा है और कैसे पाई बोन बन रहा है. Then let's see. This bond is formed by the sharing of 1 electrons from the both of the carbons. This bond is sigma bond. ये px orbital की overlapping से बन रहा है. Okay, and this one is pi bond. pi bond है जो बाकी के p orbital हैं उनकी overlapping से बन रहा है. And these are two rest. कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी हैं. फर्स्ट वन इज हेयर एंड सेकेंड वन इज हेयर. बाकी की बची 2 वैलेंसीज हम पूरी करेंगे किससे, हाइड्रोजन से. ओके हाइड्रोजन में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन से जब मतलब बॉन्ड बनाते हैं कार्बन्स तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं. दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इस स्ट्रक्चर में अगर एल्कीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो वो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. लेकिन अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तब उस केस में हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो जाता है. ओके तो साइड वाले p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और अपर वाले जो p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं. पाई क्लाउड को यू कैन सी क्लियरली इन द बी स्ट्रक्चर. बी स्ट्रक्चर में कैसे जो pz बॉन्ड्स pz जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं और किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर आता है. दिस इज द easiest method to explain hybridization in alkenes.